अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं अज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक। आप लोग भी सोच रहे होंगे कल वाला एपिसोड देखा था तो ये शख्स यूएई में बैठा था और आज अपने घर पे बैठा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अपने घर पे वापस आ चुका हूँ। शादी थी फैमिली की, उसको अटेंड करने के लिए मैं गया था। तकरीबन मैं 7-8 दिन तो शादी में बिज़ी रहा, लेकिन उसके बाद फिर मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, मेरा भाइयों से बढ़ के भाई, 10 साल का मेरा उससे प्यार का रिश्ता है, सैयद जुनेद। आपको नज़र भी आएगा मेरे साथ उस इन्वेस्टिगेशन में जिसमें मैंने उसे राज़ी किया कि यार तू भी मेरे साथ चल। मैंने राज प्रोग्राम की उस भूत बंगले के अंदर रिकॉर्डिंग करनी है जो यूएई रासुल खैमा का सबसे मशहूर भूत बंगला है। तकरीबन कोई 40-45 साल वो बंद रहा। महल, एक ऐसा महल बनाया उस वहाँ के रिहायशी अरबी ने जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। जैसे बादशाह अपने लिए महल तामीर करवाते थे वैसा ही महल तामीर किया गया। लेकिन सुनने में यही आया है, जो मशहूर है, बात वो खुल के नहीं करते, कि 1 से 2 घंटे अंदर रहा था। कुछ लोग कहते हैं वो पागल हो गया था, कुछ लोग कहते हैं वो मर गया, कुछ लोग कहते हैं मतलब मरा तो नहीं, मतलब वो एक उसके ऊपर बहुत सारी है। लेकिन एक बात सबने कही कि वो उसकी पूरी फैमिली इसलिए इनकारी थी अंदर रहने से कि जिन्नात ने अपना पैगाम दे दिया था कि तुम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। मैंने स्पेशल परमिशन ली क्योंकि रात को 12 बजे के बाद वहाँ पे उसके अंदर आप नहीं जा सकते। सैयद जुनेद जो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसी ने स्पेशल परमिशन ली उसके ऑनर से हम मिले बाकायदा तौर पे वहाँ पे। तारिक साहब उनका नाम था, अरबी बोलते हैं। उनसे वहाँ पे मेरी शो से पहले मुलाकात भी हुई, वो भी वीडियो में हैं। और उसके बाद जुनेद ने मेरा साथ दिया और रात के 12 बजे जब वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन की, यकीन मानिए बहुत कुछ रिकॉर्ड किया। इतना कुछ रिकॉर्ड किया था जो अनबिलीवेबल, मैं नहीं सोच सकता था वहाँ पे इतना कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और जुनेद की हिम्मत को सलाम देता हूँ। वो बंदा मेरे साथ मुसलसल जितनी देर मैंने इन्वेस्टिगेशन की वो मौजूद रहा। शहजादा बंदा है, हंसने खेलने वाला, फ़न करने वाला, शरारतें करने वाला, बहुत ही ग्रेट बंदा। इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं उसकी, मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत गिनती के लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मेरा सबसे ज़्यादा प्यार जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ होता है, जो ब्रेव हों, जो नेचर के बेस्ट हों। तो उसकी नेचर आप सोच सकते हैं कैसी होगी, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो सबसे पहले मैं जुनेद, थैंक यू सो मच चंदा, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, बहुत मिस कर रहा हूँ। और उस प्रोग्राम को भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो तकरीबन 200 या 500 के करीब घर हैं अल जज़ीरा अल हमरा, जो पूरी आबादी रात ही रात मर गई थी, गायब हुई, हॉन्टेड है। और इसके ऊपर जो भूत बंगला है उसके ऊपर भी BBC, CNN, DW, डूचे वेले, बहुत सारे बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके ऊपर रिपोर्ट्स बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि एक मोस्ट हॉन्टेड जगह है जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। उसमें भी मैंने रात को 12 बजे जुनैद के साथ इन्वेस्टिगेशन की। और दूसरा अल जज़ीरा अल हमरा जो है मशहूर जगह दुबई की, वहाँ पे भी इंशाल्लाह MMTV पे आपको इन्वेस्टिगेशन नज़र आएगी। मेरी भाभी, प्यारी भाभी, जिनकी शादी में मैंने अभी गया था, सिदरा भाभी, बार बार मुझे एक बात कहती थी, हमजी भाई प्लीज़ मुझे जिन से मिलना है, उनको कहना मुझे इशारा दें, उनको कहना, उनकी मासूम सी बातें होती थी। मैंने उनसे कहा भी ये फरमाइश ना करें, बस एक बार जहन में रखिएगा, मैं आ गया हूँ तो आपको वैसे झलक तो नज़र आ जाएगी, लेकिन आप फरमाइश ना करें, ये ज़्यादा हो जाएगा। नहीं मुझे देखना है। और सिदरा भाभी की एक ज़िद थी, मुझे देखना है हमजी भाई प्लीज़ मुझे देखना है। अच्छा, मैंने कहा चल यार आपको नज़र आ जाएगा। तो भाभी ने एक दफ़ा, जिस हम होटल में थे, मैंने होटल की शॉर्ट वीडियोज़ भी शेयर कराई हुई हैं, तो उधर भी झलक उन्होंने देख ली थी और कहते मुझे वहाँ से कोई गुजरता हुआ नज़र आया। चले, मैंने कहा काफ़ी है। कहते नहीं और चाहिए। मैंने कहा यार काफ़ी है भाभी। कह रहे और चाहिए। अच्छा, मैंने कहा और भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद जब उनके साथ हुआ वो ये हुआ कि बाकायदा उनके शोल्डर पर किसने हाथ रखा और उन्होंने मुड़ के देखा तो वो डर गए। मैंने कहा बस। कहती है मुझे ये महसूस हुआ है क्लियर मेरे शोल्डर पर किसने हाथ रखा है। मैंने कहा इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं करनी, आप डर जाएंगी, ये बस काफ़ी है। और जो आप ही हैं उनके साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि मैं फैमिली को छोड़ने के लिए गया, जुनेद भाई और मैं थे, उनको घर ड्रॉप किया। मतलब होटल से चले के शिफ्ट हो गए थे हम घर, तो मैंने कहा रात को आप लोग घर चलें, हम लोग
कल आएंगे, मैंने रिकॉर्डिंग पे जाना था इसलिए, तो मैं उनको गेट से ही छोड़ के वापस चला गया, जबकि सुबह मुझे पता कि उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे अंदर जाते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था, और सुबह उन्होंने कहा एमजी तो अंदर वॉशरूम गया है। उन्होंने कहा नहीं वो तो बाहर से ही चला गया था। उन्होंने कहा नहीं वो अंदर गया है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं और मैंने इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी की है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको यूएई की काफ़ी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा शहर है जी, मुल्क है। अरबी बहुत लाजवाब हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं जी। अरबी ख्याल रखने वाले लोगों का बहुत अच्छे हैं। मैं इस मुल्क की, इस लोगों की, इनकी तरक्की की जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। आता हूं स्टोरी की तरफ, लेकिन गले का जो हाल है वो इस वजह से है जी, लाहौर के में जो आप लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे खिचकिच और इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, आप देख रहे हैं ऊपर क्या हुआ हाल हुआ है आसमान पे, उस डस्ट की वजह से ये है कि गलों का ये हाल हुआ है। आज की कहानी जो मुझे भेजी है उनने फरमाइश भी की है। अच्छा, आपकी फरमाइश से पहले ही सच्ची बात है मेरे गले की जिस तरह की हालत है, थका हुआ भी हूँ, आज ही पहुँचा हूँ, सारा दिन सोया रहा हूँ, तो काम कल से शुरू होगा, तो मैंने कहा आज ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद फिर से सो जाऊँगा। इनका नाम है, अच्छा उन्होंने कहा यार आपने चाय का कप ज़रूर बैठना। जी मैंने चाय वैसे भी पीनी थी, आपकी फरमाइश भी पूरी होगी। कहाँ गई जी डिटेल। इनका नाम है सैयद सैम मोहसिन रिजवी, इंडिया से आप इनका ताल्लुक़ है। और जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है मुरादाबाद का गांव बिलारी, वहाँ की कहानी है। उनका एक दोस्त है जो वेल्डिंग का काम करता है, उनके घर के साथ रहता है, उसका नाम है दीपक। दीपक के चाचू हैं चाचा मोहन, चाचा मोहन की ये कहानी है जो दीपक ने सुनाई है सैयद सैम मोहसिन रिजवी को, कि मेरे चाचा की सच्ची कहानी है और आप मदर साहब से कहें इसको प्रोग्राम में शामिल करें। वेल्डिंग करता है ये बच्चा दीपक। चाचा दीपक जब जवान हुए तो देखा वालिदैन खेती बाड़ी करते हैं, और उनको अंदाज़ा हो चुका था कि जिस तकरीबन ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ तकरीबन 50-55 साल पुरानी है। ये वो दौर था जब जिस बिलारी गांव की कहानी है वहाँ पे बिजली वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, लालटेन जलाते थे और घरों में दिए जलाते थे। मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, जब दिए जलते थे, लालटेन जलते थे, तो दिलों में तब तक बहुत मोहब्बतें थीं। लोग इकट्ठे होके बैठते थे, गपशप करते थे, हाल अहवाल सुनते थे। अभी भी मैं एक स्पेस दे के आया हूँ जो इस पे है ट्विटर पे, जुनेद भाई ने बनाई हुई है, उसमें बहुत सारे नाम हैं। उन लोगों को मैंने ये जुमले बोले हैं, वो इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। राना साहब हैं, शाहिद हैं, सलमान भाई, मैं नाम भूल जाऊँगा इसलिए मैं नाम लेने से गुरेज करूँ, सबका मैं नाम ले लूँ, ख़वातीन भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। जो मैं बैठक की उस दौर की बात करता हूँ, मैंने उनसे भी कहा है कि जब मोहब्बतों का दौर था तो हुक्का लेके सब एक बैठक विसाख पे इकट्ठे हो जाया करते थे। ना सिर्फ बैठते थे बल्कि वो सब के सब एक दूसरे का हाल अहवाल सुनते थे, वो दुख सुख बांटते थे। सुनाओ कैसा रहा आज का दिन, उसमें वो बताते थे आज ये किया, उसमें दुख भी सुनाते थे, खुशी की बात भी सुनाते थे, और सब एक दूसरे को हाल अहवाल सुनाते थे। सराकी कल्चर के अंदर आज भी ये मौजूद है ये रस्म, लेकिन दम तोड़ चुकी है। वो हाल अहवाल जो पूछा जाता था वो मकसद ये होता था कि कहीं मेरी किसी जगह पे भी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूं। लेकिन आज स्पेस में बहुत सारे लोग बैठे हैं और हाल अहवाल कर रहे हैं, तो उसी दौर की याद दिलाते हैं। ये सब लोग, जब मैंने इनको देखा, उनके प्यार को देखा, किसी सियासत पे बात नहीं कर रहे, मोहब्बतें बांट रहे हैं, हंस रहे हैं, फन कर रहे हैं, गप्पे मार रही हैं, ख़वातीन भी मर्द भी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आप लोगों ने अपनी एक बैठक सजा ली है इस स्पेस पे, और मैं जितने दिन रहा उनकी बैठक को मैंने भी ज्वाइन किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। इसलिए ही ये स्टोरी मैंने शुरू की थी। मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था। हमने एक बैठक बनाई है, ट्विटर ने स्पेस दे दिया, मैंने एक बैठक बनाई है OCS, यानी कि ऑफ कैमरा स्टोरी। जब स्टोरी आती है तो आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे मिले वहाँ पे, बहुत से फ़ैन मिले।
बहुत सारे के साथ मैंने तस्वीरें भी बनाई। आदिल भाई मिले, आसिफ उस्मान मिले, बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने गिफ्ट दिए मुझे, मतलब तस्वीरें बनवाई। बहुत खुशी हुई मुझे उनका प्यार देख के, क्रेज़ देख के। दूर दूर से लोग आए मिलने के लिए। तो ये जो मेरी ऑफ कैमरा स्टोरी है, ये हमारी भी एक मोहब्बतों का सिलसिला है। खैर कहानी की तरफ आता हूँ, बातों में कहाँ से कहाँ निकल गया। तो कहानी है चाचा मोहन की। जवानी में जब उसको पता लगा माँ बाप जो काम करते हैं उसी में ही उनका हाथ बटाना है, उनके साथ काम करना है। वालिदैन का काम था खेती बाड़ी, तो मोहन भी अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी करने लगा। वक्त गुजरता रहा, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि एहसास तक न हुआ मोहन बूढ़ा हो चुका। लेकिन उसके बावजूद एक बात आज थी, उसके पास सब कुछ था। उसके पास गाय भी थी, भैंस भी थी, भैंसें भी थीं, गायें भी थीं, भेड़ बकरियां भी थीं, खेत खलियान भी थे, ज़मीनें भी थी। और उसकी ड्यूटी यही होती थी, सुबह सुबह वो बहुत जल्दी उठ जाता था। जहां खेतों के बीच में एक बाड़ा बनाया हुआ था, जहां गाय भैंस भेड़ बकरियां मुर्गियां ये सारी चीज़ें थीं, वहीं पे उनके दाना पानी का, खुराक का वो एहतमाम करता। तो अपनी ज़मीनों का भी ध्यान रखता, वहाँ पे हल चलाता, ज़मीनों में बीज बोता, यहाँ तक कि सारा दिन वो अपनी हर ज़मीन के टुकड़े पे मेहनत करता। और फिर जब टाइम आता तो उसको उसकी मेहनत का सिला मिलता। वो ज़मीन, ज़रखेज़ ज़मीन उसको इतना अनाज देती कि वो खुद भी खाता, आगे बेचता भी सही। और ये वो मोहब्बतों की कहानी उस दौर की है जब इंसान लालटेन और दिया जलाते थे, तो जो कुछ उनके पास होता था, चाहे अनाज की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, गने की सूरत में, तो वो अपने लिए नहीं, जो अपना दुख दर्द का साथी, दोस्त, जिसके साथ रात को बैठ के वो दुख सुख बांटते थे, वो उसको भी इस तरह देते थे उठा के, जैसे ये तो था ही तुम्हारा, मैंने पैदा ही काश्त इसलिए की थी कि तुम्हारे काम आएगी। इतना मोहब्बतों का ख्याल रखा जाता था। वक्त गुजरता रहा, वो इसी तरह सुबह उठता, सारा दिन खेती बाड़ी करता। शाम को वहीं पे उसने डेरा सा एक बनाया हुआ था। डेरा क्या था, चार दीवारी से बनाई हुई थी, उसके अंदर एक कच्चा सा कमरा था, वहीं पे उसकी एक चारपाई पड़ी थी। वो अपनी चारपाई पे बैठ जाता, हुक्के की चिलम के अंदर तंबाकू डाल के अपना हुक्का पीता। चिड़िया उस वक्त शाम के टाइम में वो दो टाइम पे हुक्का पीता था। एक, जब वो सुबह सुबह उठता, काम काज करता और तकरीबन 12-1 बजे का टाइम होने लगता, तो उस वक्त शदीद गर्मी हो चुकी होती, तो अपने उसी कमरे में आ जाता। घर उसका थोड़े ही फासले पे उसने बनाया था, उसी कमरे में बैठता और अपना हुक्का पीता। ये वो टाइम होता जब उसी छोटे से कच्चे से कमरे के सामने एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था, जहां पे वो अपनी चारपाई डाल लेता। उस दरख्त की छांव के नीचे बैठ के जब वो अपने हुक्के की गड़गड़ाहट उसके कानों को सुनाई देती, तो एक एहसास होता, सामने चिड़ियाँ, कबूतर, परिंदे जो उस दरख्तों पे भी बैठे थे, जो उड़ रहे थे, वो भी उसके साथ हैं। दूर से आता, कोई शख्स मिलता तो कहता, चाचा मोहन क्या हाल है? और वो उसको कहता, ठीक पुत्र, तेरा की हाल जे। ये गांव की मोहब्बतों का दौर था। और जब शाम होती 2-3-4 बजे, फिर से वो अपनी ज़मीनों का चक्कर लगाता, काम करता, और शाम के टाइम फिर एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए उसी चारपाई को उठा के अंदर उस छोटे से कमरे में डालता और बैठ के हुक्का पीता और घर की तरफ रवाना हो जाता। आज जब वो सुबह सो के उठा, उसी टाइम पे उठ गया जिस वक्त सूरज अभी नहीं आया था, रात की तारीकी जाने का तैयारी कर रही थी। पता था रात की तारीकी को कि बस अब सूरज मियाँ आते ही होंगे, और जैसे ही आएंगे हर तरफ अपना उजाला फैला देंगे, तो वो काली स्याह चादर जिसने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में लिया हुआ था, इस टुकड़े को अब जाने की तैयारियों में थी। तो चाचा जब सुबह उठा, मोहन ने देखा बाहर उसी तरह ही अभी अंधेरा है, उजाला होना शुरू हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ कि आज आसमान पर बादल आए हुए हैं। उसने आसमान की तरफ देखा तो घटाटोप बादल थे।
बादल गर्मियों के मौसम में हो तो उसका एक अलग मिजाज है, और सर्दियों में बादल हो तो इसका एक अलग मिजाज है। मैं जब भी बादलों की बात करता हूँ, यकीन माने मुझे अपने बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब सर्दियाँ होती थीं, बाहर बारिश होती थी, तो शदीद जब ठंड लग रही होती, कांप रहे होते थे, किचन के अंदर बैठ के आग के ऊपर इस तरह हाथ सेका करते थे, भाग के अपने कमरों में जाते और जाके रजाइयों में घुस के इस तरह दबक जाते थे कि वो जो गरजती हुई आवाज है, बादल की गड़गड़ाहट है, उससे बहुत डर लगता था। समझ उस वक्त कतई नहीं थी कि एक बादलों की, जस्ट एक बादलों की गड़गड़ाहट है, लेकिन मेरे जैसे अभी सुनने वालों को बहुत सारा एहसास होगा, उनको एक अजीब सा उस गड़गड़ाहट का बचपन में। और उस वक्त बादल कभी कभी एक ऊंची आवाज भी पैदा करता था, जब बिजली चमकती थी तो डर सा लग जाता था। और जब बिजली चमकती थी, हर तरफ रोशनी फैलती थी उस आसमानी बिजली की, पता नहीं क्यों उस वक्त बहुत बहुत डर लगता था। और जब गर्मियों में बारिश होती थी तो कुछ भी डर नहीं होता था। गर्मियों की ऐसी बारिश होती थी, फौरन भाग के बाहर आ जाते थे, और उस बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता था। जिस्म पे बारिश के कतरे, चाहे वो तेज हो, हल्की हो, या बहुत शदीद भी हो रही हो, तो उसके अंदर खड़े होकर नहा के इतना खुशी का एहसास होता था जैसे आज हमने कुछ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और चाचा मोहन भी आज इसलिए ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। फसल उगाने वाला हर वक्त इस उम्मीद में होता है, अपने रब से मांग रहा होता है कि मेरे मालिक, मेरी फसल तैयार है, बारिश ना देना। मेरे मालिक, मेरी बारिश की ज़रूरत है, मेरी ज़मीन को बारिश की ज़रूरत है। मेरे मालिक, मेरी ज़मीन को पानी की ज़रूरत है, बारिश अता कर। ज़मींदार का ताल्लुक बारिश से बहुत ज़्यादा है। मैंने बचपन की बात इसलिए सुनाई कि हर शख्स, आप लोग जो कहानी सुन रहे हैं, आपने और मेरे साथ बचपन में बारिश का एक सिलसिला रहा है। आज भी उसको याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े हो गए हैं, बारिश बहुत दूर चली गई है, वो बिजली भी चमकती है, वो गड़गड़ाहट भी आती है, एक बहुत बड़ी आवाज भी आती है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती, वो फीलिंग जो बचपन में आती थी। पता नहीं क्यों कहानी सुनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज भी बाहर बादल आया हुआ है, और वही बादल है कि वो सर्दियां हैं, वही बादल है जिसकी आज मैं वही फीलिंग लेना चाह रहा हूं जो सर्दियों में लेते थे। बहुत सी बातें आज मेरे दिमाग में गड़मड़ा रही हैं। वो बहुत सारे लोग जिनसे मैंने कल परसों स्पेस पे बातें करता रहा। खैर, मैं वापस आता हूँ कहानी की तरफ। तो जिस जमीन काश्त करने वाले का बादलों, कड़कड़ाहट, बिजली से बहुत वास्ता होता है, लेकिन मोहन को आज फिक्र इसलिए नहीं थी कि आज अगर बारिश होती तो जमीनों के लिए अच्छा था। अगर ऐसा होता कि जमीनों के लिए नुकसानदेह होता तो वो परेशान हो जाता। वो उठा, अपने कामों में मसरूफ हो गया, यहां तक कि जब दिन की रोशनी फैल गई तो अंधेरा अभी भी कायम था। बादलों ने सूरज की किरणों को जमीन पे नहीं आने दिया। रास्ते में रुकावट बन गए थे वो बादल जो सूरज की किरणें ऊपर से जमीन की तरफ आ रही थी। उन बादलों ने किरणों को रोक के ढांप दिया था, नीचे अंधेरा कर दिया था। वो अपने कामों में मसरूफ रहा, यहां तक कि दिन को 12:30 बजे अपने उसी दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई पे आके बैठ गया, हुक्का सुलझाया और हुक्का पीना शुरू हो गया। सोच रहा था कि लगता है आज बारिश होगी। 2 घंटे जो उसके आराम के थे, खाना खाने के थे, वो सोच रहा था खाना खा के मैं कोशिश करता हूं जितने भी काम है जल्दी से मुकम्मल करूं और घर को रवाना हो जाऊं। घर पास ही था, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो अकेला शख्स ही अपनी भेड़ बकरियों और तमाम जानवरों का भी ख्याल करता और जमीनों का भी। शाम तक वो काम करता रहा, यहां तक कि आज वो काम करते करते लेट हो गया। रोज वो जल्दी चला जाता था, आज लेट इसलिए हो गया
कि बारिश आने वाली थी और उसको डर था कि बारिश से पहले मैं सारे काम मुकम्मल कर लूँ, जानवरों को भी ऐसी जगह पे बांध दूँ जहाँ पे वो बारिश अगर तेज़ भी हो जाए तो परेशान ना हो, और मैं ज़मीनों के भी जो काम हैं कर लूँ। और ऐसा करते करते वो लेट हो गया। वापस आया, आके अपनी चारपाई पे रात को बैठा, शाम को हुक्का सुलझाया कि बस अभी घर चलता हूं, तो उसकी निगाह पड़ी ऊपर आसमान पे। अभी तक बारिश तो नहीं हुई थी, बिजली बहुत ज्यादा चमक रही थी और बादलों के अंदर से मुसलसल जो आवाज आ रही थी वो वही आवाज थी जिसके बाद बारिश आती है। चिड़ियां कहीं पे बिल्कुल खामोशी के साथ जाके बैठ गई थी। शायद उस मौसम की तब्दीली को, होने वाली बारिश को चिड़ियों को, परिंदों को भी पता लग गया था। शायद वो जल्दी अपने घरों में, अपने घोंसलों में चली गई थी। चाचा भी हुक्का पीते हुए मुसलसल सोच रहा था। जानवरों का भी सारा काम हो गया, जमीन का भी हो गया, छोटा सा वो एक काम रह गया, बस ये मुकाऊं और घर की तरफ रवाना हूं। इन्हीं बातों को सोचते हुए, हुक्का पीते हुए, सामने उसकी एकदम निगाह पड़ी, सामने जहां पे ट्यूबवेल था। इंजन तो उस वक्त भी थे, डीजल पे चलते थे। जिस तरह जनरेटर होता है इसी तरह का उनका अपना एक इंजन का सिस्टम होता था जो डीजल पे चलते थे। उसने ट्यूबवेल की तरफ देखा तो उसकी निगाह पड़ी, जैसे धुंधला धुंधला सा कोई साया सा नजर आ रहा है। शाम के इस पहर जहां पे तेज अभी बारिश होने वाली थी, मौसम बहुत ऐसा खौफनाक सा हो रहा था कि आज तेज बरसेगा, जम के बरसेगा, और इतना बरसेगा जो सुबह से गिड़गिड़ा रहा है, सबको अपनी आवाज की गड़गड़ाहट से बता रहा है जो काम करने हैं मुकम्मल कर लो, आज मैंने बरसना है और जम के बरसना है। वहीं पे सामने उसकी निगाह पड़ी तो एक शैडो था। उसने थोड़ा सा गौर किया तो वो कोई स्याह लिबास पहने औरत थी। मोहन के सामने निगाह पड़ी, रात के इस पहर सामने ये औरत कौन खड़ी है? उसी लम्हे शायद जो बादल मुसलसल अपनी कड़कड़ाहट सुना रहा था, वहीं पे बिजली चमकी और उसी साइड पे बिजली चमकी, तो जो बिजली ने अपनी रोशनी हर तरफ फैलाई, उस अंधेरे को खत्म किया चंद सेकंड्स के लिए, और लाइट जो हर तरफ फैली, तो उस रोशनी में मोहन ने देखा वो सफेद स्याह कलर का लिबास पहने एक औरत खड़ी है। उसने लालटेन हाथ में पकड़ा और ये देखने के लिए कि ये इस वक्त कौन है, तो एकदम से उसको एहसास हुआ जो भी है एक वहां का कल्चर होता है, सांप बिच्छू इस तरह की मखलूक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब भी उठते हैं रात के पहर एक डंडा अपने हाथ में जरूर लेते हैं। तो चाचा मोहन ने भी डंडा अपने हाथ में उठाया और दूसरे हाथ में लालटेन उठाया और आहिस्ता आहिस्ता उसी औरत की तरफ चलना शुरू हो गया। जैसे ही उस औरत के पास पहुंचा तो उसने लालटेन की रोशनी में देखा बिल्कुल नॉर्मल शक्ल सूरत की देहात की कोई औरत है जो वहां पे खड़ी हुई है। उसके पास गया और उसको कहा, कौन हो तुम और खैरियत है, यहां पे क्यों खड़ी हो? औरत मोहन को देख तो चुकी थी, लेकिन इस अंदाज में खड़ी थी जैसे उसको मोहन के खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। तो उसने दोबारा पूछा, मैंने तुमसे पूछा है कौन हो तुम और सब खैरियत है, यहां पे क्या कर रही हो? दूसरी दफा भी जब उसने कोई जवाब न दिया तो मोहन को थोड़ी सी परेशानी हुई और उसने कहा, ये जवाब क्यों नहीं दे रही, ऐसा क्या हुआ है? और मेरी ही जमीनों पे मौजूद है, मेरे ही ट्यूबवेल पे खड़ी है, रात का ऐसा पहर है, मेरा उससे पूछना बनता है। खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल मेरी ही जमीनों में होगा तो मैं ही जिम्मेदार हूंगा कि भाई तुम्हारी जमीनों में ये वाकया हुआ है, ये कौन औरत है, क्या चक्कर है? तीसरी दफा उसने गरजदार आवाज में पूछा, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम जवाब क्यों नहीं देती? ये मेरी जमीन है जहां पे तुम खड़ी हो। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और मोहन की तरफ देख के कहा, तुम्हारी जमीन बाद में है, पहले ये मेरी जमीन है।
मोहन के लिए फिक्रा बहुत ही अजीब व गरीब सा था। पर दादा से वो इसी ज़मीन के टुकड़े पे काश्त करता आ रहा था, वालदैन से ही उसको विरासत में यही ज़मीन मिली थी और उस पर वो काश्त करता आ रहा था। आज एक औरत उसको कह रही थी, जो जवान थी, इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, ये मेरी ज़मीन है, मैं यहीं पे रहती हूँ। उसने कहा, बीबी जा, यहां से चली जा, पता नहीं क्यों तेरा दिमाग खराब हो रहा है, जहां से जा, रात बहुत हो गई है, अंधेरा फैलने वाला है, चल जा यहां से, घर जा बीबी। क्योंकि वो समझ चुका था कि औरत बजाय अच्छे मुंह से बात करने के उसने एक जवाब जो दिया था बहुत ही रूखे लहजे में दिया था, अजीब से अंदाज में दिया था। वो उससे एक बुजुर्ग की हैसियत से 2 दफा पूछा, जब उसने जवाब नहीं दिया, तीसरे दफा उसको गुस्से से इसलिए पूछना पड़ा, भाई मुझे बताओ। और जब उसका जवाब था वो उल्टा ही जवाब था कि ये मेरी जमीन है, वो किस तरह का दावा कर रही थी, तो उसको कहना पड़ा, चल तू यहां से जा, ये तेरा घर नहीं है ना तेरी जमीन है। इससे पहले कि मेरे हाथ में जो डंडा है ना, मुझे इस डंडे का इस्तेमाल करना पड़े और मुझे तुझे यहां से भगाना पड़े, चल यहां से। बुजुर्ग गांव के इस तरह करते नहीं है ना, मोहन इस तरह करने वाला था। एक तो थोड़ा सा उसको अजीब सा महसूस हो रहा था कि रात के इस पहर औरत खड़ी है, तो मुझे बुजुर्ग समझ के उसने मुझे बुजुर्ग समझ के एक तो एहतराम नहीं दिया, दूसरा मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। गुस्सा करने पे बजाय वो मुझसे सॉरी करे और कहे आप नाराज क्यों हो रहे, मेरी ये परेशानी है, मसला है, उल्टा मुझे ही धमका रही है कि ये जमीन मेरी है, तुमसे पहले से यहां पे रहती हूं। उसको गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में कहा, चल यहां से, जो तेरा घर है अपने घर की तरफ जा, कहां रहती है तू। इस दफा उस औरत की गुस्से से आंखें लाल हो गई। वही जो आंखें अभी कुछ देर तक नॉर्मल थी, गुस्से से इस तरह लाल हो गई कि उसको एक लम्हे के लिए झुरझुरी सी आ गई। एक लम्हे के लिए मोहन डर सा गया कि एकदम से इसकी आंखें लाल कैसे हो गई। और उसने गुस्से में कहा, तू उठा डंडा, मुझे हाथ तो लगा, मार के तो दिखा, तेरी इतनी जुर्रत है तो निकाल के दिखा मुझे यहां से। जब उसने उसकी आंखें लाल देखी, वो एक इंसान ही थी, इसी गांव की रहने वाली थी, लेकिन जिस अंदाज में जवाब दे रही थी, कोई गांव की औरत इस तरह जवाब देती नहीं थी। और दूसरी बात, जिस तरह उसकी आंखें लाल हो गई थी, वो थोड़ा सा डगमगा गया था, रुक सा गया था। एक हाथ में उसके लालटेन था और सीधे हाथ में उसने डंडा पकड़ा हुआ था। उसने डंडा ऐसे नीचे जमीन की तरफ किया था, उसने ऊपर की तरफ ऐसे सीधा किया, जैसे वो अलर्ट हो रहा हो कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर लड़ भी पड़ती है, बदतमीजी करती है, आगे बढ़ती है, तो मैं बूढ़ा शख्स हूं, तो मैं डंडा हाथ में मजबूती से पकड़ लूं। उस औरत ने भी देख लिया कि मोहन ने डंडा इस अंदाज में हाथ में पकड़ लिया है कि अगर वो आगे बढ़ती है तो उसको मार भी सकता है। अब मोहन भी खामोश हो गया और वो चेहरा जिसका शदीद गुस्से में लाल हो गया था, आंखें उसकी लाल सुर्ख हो चुकी थी। कुछ देर की दोनों तरफ से खामोशी रही, तो वहीं पे ही मोहन को बोलना पड़ा, मैं तुझे कह रहा हूं, ये जमीन मेरे बाप दादा की है, मुझसे बहस मत कर, जहां से आई है तू चली जा, या कोई तेरा मसला है तो मुझे बता, मैं तेरे मसले को हल करता हूं। उस औरत ने उसी लाल सुर्ख आंखों के साथ, गुस्से वाले चेहरे के साथ मोहन को देखा और कहा, तू क्या मेरे किसी मसले को हल करेगा, ये मेरी जमीन है, मैं यहां रहती हूं, ना आज तक कोई मुझे निकाल सका है, ना तू मुझे निकाल सकता है, जा घर चला जा। और तू एक अच्छा शख्स है, इसलिए तुझे कह रही हूं, जा घर चला जा। ये जैसे ही उसने जुमला मुकम्मल किया, उसी लम्हे मोहन ने देखा वो जिस जगह पे वो औरत खड़ी थी, उसी जगह पे वो खड़े खड़े गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हो गई, मोहन के दिल में जो शक पड़ चुका था, जो उसको अंदाजा हो चुका था उस औरत की जिस तरह आंखें लाल सुर्ख हुई थी, उस वक्त वो थोड़ा सा डगमगा गया था कि इतनी जल्दी कैसे आंखें लाल सुर्ख हो गई। किसी इंसान, किसी बशर को गुस्सा आ भी जाए तो आंखें लाल हल्की फुल्की हो सकती हैं, इस हद तक लाल सुर्ख नहीं हो सकती। और कोई गांव की औरत इस अंदाज में बात नहीं कर सकती। लेकिन जिस वक्त वो गायब हुई, तो उसी वक्त जो शकों को शुभात उसके दिल में पैदा हुए थे, वो सब के सब खत्म हो गए। कि मैंने ठीक ही कहा था कि इस गांव की औरत तो ऐसा नहीं कर सकती। ये जो भी थी, इसका मतलब है ये औरत या इंसान
नहीं थी। जैसे ही इस बात का एहसास हुआ मोहन को, उसी लम्हे वो वापस मुड़ गया। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी, क्योंकि मैंने कहा दिमाग उलझा हुआ है इसलिए एक बात छोटी सी मिस कर गया। जिस वक्त वो उस वक्त हुक्के पे, जिस वक्त अपने चारपाई पे बैठा हुक्का पी रहा था, तो उसी लम्हे जिस वजह से उसने औरत को देखा था, मुतवज्जो हुआ था, वो था उसकी भेड़ और बकरियां इस तरह चीख रही थीं, आवाजें निकाल रही थीं कि हुक्का पीते उसकी तवज्जो भेड़ बकरियों की तरफ गई थी कि वो बोल क्यों नहीं है, जिससे उसको अंदाजा हुआ यार खाना भी उनको दे दिया है, पानी भी रख दिया है, क्या बादलों की वजह से परेशान हो रही हैं? बारिश तो अभी आई नहीं है कि वो इस तरह बोले, जानवर जो बारिश में अमूमन बोलता भी नहीं है। क्या परेशानी है जानवरों को, या क्या मसला है, भूख दोबारा लग गई है, क्या है? ऐसा 2 दफा हुआ जिसकी वजह से वो भी परेशान हुआ था कि बकरियों के साथ क्या हो रहा है। गाय भैंसें भी बोल रही थी, भेड़ बकरियां भी बोल रही थी। 2 दफा दिमाग उसका उस तरफ गया था, लेकिन उसने कहा वैसे ही बोल रही होंगी। और दूसरी दफा जब वो बकरियां इस तरह बोली थी, गायें भी बोल रही थी, उसकी तवज्जो उस तरफ गई थी, तभी उसने कहा यार मुझे उठ के देखना चाहिए क्या मसला है। तो वहीं पे ही उसकी निगाह उस औरत की तरफ पड़ी थी जो साइड पे खड़ी थी, जिसपे बिजली चमकने की वजह से लाइट पड़ी थी। तो उसको वो औरत क्लियर नजर आ गई थी। उसका ध्यान अपनी भेड़ बकरियों से हट गया था और औरत की तरफ चला गया था कि इसको क्या हुआ है। तभी वो अपनी लालटेन और डंडा लेके उसकी तरफ चला गया था। जैसे ही वो औरत गायब हुई और वो वापस मुड़ा, तो एकदम से उसको एहसास हुआ कि मेरी भेड़ बकरियां गाय भैंसें बोल रही थीं, तो जिसकी वजह से मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। अभी सोच ही रहा था क्या मसला है कि दोबारा से वो जब बोली थी तो मैंने इस औरत को देखा था और साथ ही वो औरत गायब भी हो गई। तो मैं भाग के अपनी गाय भैंसें और बकरियों को देख लूं, कहीं उनको नुकसान पहुंचा के तो नहीं गई। वो भागता हुआ उनके बाड़े में गया तो वो बिल्कुल अब खामोशी से अपनी अपनी जगह पर मौजूद थी। लगता था जो उन जानवरों की बेचैनी है वो खत्म हो चुकी है, और वो जो बेचैनी थी किसी और वजह से नहीं, अब उसको एहसास हुआ था उसी औरत के खड़े होने की वजह से थी, जो इस अंदाज में उसको नजर आई कि उसकी तरफ गया, जो बाद में गायब हो गई। वहां से वो रवाना हुआ, फौरी तौर पे अपने घर के लिए रवाना हुआ। मोहन एक बहादुर बंदा था, कभी डरपोक नहीं रहा था, लेकिन आज जो वाकया हुआ था उससे उसको जरूर डर लग गया था। लेकिन इतना भी नहीं कि घर जाती उसको बुखार हो जाता या बेहोश हो जाता, ऐसा नहीं हुआ। वो अपने घर पहुंचा, रात उसने गुजारी, और जब सुबह हुई तो गांव के लोगों को उसने इकट्ठा किया और उन सबको बताया कि मेरे साथ रात को एक ये वाकया हुआ है। जब सबने वाकया सुना तो वहीं पे एक बुजुर्ग मौजूद था। उसने कहा मैं उस औरत को जानता हूं। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए कि ये क्या कह रहा है, कैसे ये इस औरत को जानता है। अभी तक मोहन ने जो सारा वाकया सुनाया था उस औरत का, तो इतना ही सिर्फ बताया था कि मैंने एक औरत को देखा, वो स्याह लिबास के अंदर थी और इस तरह खड़ी थी और मेरी उससे बातें हुई। उसका चेहरे का हुलिया अभी तक उसने नहीं बताया था किसी को भी। जब उस बुजुर्ग ने कहा मैं उस औरत को जानता हूं, तो सब उसकी तरफ जैसे ही मुतवज्जो हुए तो वो बोलना शुरू हुआ। इस तरह का उसका चेहरा होगा, इस तरह के बाल होंगे, इस तरह की नाक होगी, इस तरह की आंखें होंगी, इस तरह का होंठ होंगे, और सारा हुलिया जब उसने कदो कामत तक बयान कर दी, तो इस अंदाज में मोहन की तरफ देखा जैसे उससे कहना चाह रहा हो क्या ठीक कह रहा हूं मैं। तो मोहन ने सर हिला दिया कि हाँ बिल्कुल यही हुलिया था उसका, बिल्कुल सेम इसी हुलिये की वो औरत थी। अब सबकी और इंटरेस्ट बढ़ गई कि जब इन बुजुर्ग ने हुलिया तक सही बता दिया तो अब वो आगे भी सुनना चाहते थे कि ये कौन है औरत और क्यों गायब हुई। तो उसने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत अरसा पहले की बात है, ये इसी ही गांव की एक कन्या थी, इसी गांव में ही रहती थी। मां बाप ने इसकी शादी कर दी थी। जिस शख्स से इसकी शादी हुई थी वो अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। वो इससे बहुत लड़ता था, इसको बहुत मारता था।
ये बहुत ही अच्छी खातून थी, अपने शोहर का हर वक्त ख्याल रखती, घर वालों का ख्याल रखती, भरपूर कोशिश करती घर वालों और शोहर को खुश रख सके। उसके बावजूद शोहर उससे लड़ता, उसको गालियां देता, यहां तक कि उसको मारता पीटता था। वक्त गुजरता रहा, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद थक सी गई। उसको इतना वो मारता था कि उसको जिंदगी से नफरत होनी शुरू हो गई। और करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने किसी को बताए बगैर फैसला किया कि मुझे अपनी जान को ख़त्म कर देना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और उसके बाद उसने जाके खेतों में खुदकुशी कर ली। जब वहां से गांव का बंदा गुजरा तो उसने एक औरत को वहां पे पड़े हुए देखा और भाग के जब उसके पास गया तब तक वो मर चुकी थी। गांव वालों को बुलाया गया, सब इकट्ठे हुए, देखा तो वहीं पे उस औरत की लाश पड़ी थी और उसको किसी ने मारा नहीं था, उसने खुदकुशी ही की थी। लेकिन सब जानते थे कि उसकी खुदकुशी की वजह उसका शौहर, उसका ससुराल है, जो उस पर बहुत ज्यादा ज्यादती करता था, उसको तंग करता था, उसको मारता पीटता था। वहीं गांव का एक जो हिसाब किताब करने वाला, जादू टोना करने वाला होता है, जब उनसे उससे राब्ता किया लड़की के घर वालों ने कि हमारी बेटी ने खुदकुशी आखिर क्यों की, तो उसने बताया वो बहुत तंग थी इन लोगों से और उसने इस सोच पे खुदकुशी की है कि मैं इस दुनिया में तो इनका कुछ नहीं कर सकती, भरपूर कोशिश करने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ, ये जरूर कर सकती हूं, मर के मैं इनसे बदला जरूर लूंगी और मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मैं इनसे अपनी हर उस ज्यादती का बदला न ले लूं। घर वाले भी खामोश हो गए। बेटी मर चुकी थी, खुदकुशी कर चुकी थी, कर वो भी कुछ नहीं सकते थे। हां, ये जरूर हुआ, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं। अपनी जवानी में उस आत्मा को मैंने भी देखा था, जिस तरह आज मोहन ने उसको देखा है, इसी तरह मैंने भी उसको देखा था। मैं इस कहानी से वाकिफ था, सारे वाक्य से वाकिफ था, इसलिए मैं उसको पहचान गया था। हमारी गांव की ये वो कन्या है। लेकिन मैं जानता था वो मर चुकी है और मैंने उससे पूछा भी था कि तुम तो मर चुकी हो, तुम यहां पे क्या कर रही हो? क्योंकि जिस वक्त मेरे सामने आई तो मैं डर गया था और मैंने उसे कहा था कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम फलां हो ना? तो उसने फौरन मेरी तरफ मुड़ के देखा, उसने कहा हाँ मैं वही हूं। तो साथ ही मैंने उससे कहा तुम तो मर चुकी हो, तुम कैसे जिंदा होगी और तुम यहां पे क्या कर रही हो? उसने कहा मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, मुझे इन्होंने इतना मजबूर किया, इतना मेरी नफ्स को मजरूह किया, इतना मेरे अंदर तक को तोड़ डाला कि इनकी ज्यादतियों की वजह से मैंने अपने आप को मार डाला। मैंने सबकी बेइंतहा खिदमत की, अपने शौहर की भी, सास की भी, ससुर की भी, सबकी भी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कमज़ोर थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप भी गरीब और मजबूर थे, उनसे भी कई दफ़ा कहा, वो भी मुझे चुप करने का कहते थे और मैं बर्दाश्त करते करते थक गई, यहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब मैं तब तक मौजूद हूँ जब तक मैं इनसे बदला नहीं ले लेती। मैंने जब ये बातें वो बुजुर्ग बता रहे थे सुनी तो मैं डर सा गया और मैं उससे ज़्यादा उलझना या बात करना नहीं जानता था, क्योंकि नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे सामने एक आत्मा खड़ी थी और इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने उसको दुआएं दी और कहा तुम्हें शांति, तुम्हें सुकून मिले, मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ, ये कहा और जल्दी से चला गया। और अब काफ़ी अरसे बाद, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, किसी ने उस आत्मा को अभी देखा है तो वो मोहन है। और मोहन जो जुमले बता रहा है तो उससे यही लगता है अभी तक उसका बदला मुकम्मल, हो सकता है उसने थोड़ा बहुत बदला ले लिया हो, लेकिन लगता है अभी तक वो मुकम्मल तौर पे बदला नहीं ले सकी। अभी भी वो बदला लेने के लिए बेचैन है। अब
उसके शौहर, सास, ससुर के ऊपर क्या बीती, उसने क्या बदला लिया था, वो कोई भी नहीं जानता था। लेकिन आज के मोहन के सामने आने से अंदाजा हो गया था कि वो अभी तक बहुत ज्यादा बेचैन है बदला लेने के लिए। जब मोहन को इस बात का पता लगा तो उसको एक अंदाजा जरूर हो गया कि वो जो जमीन का फलां टुकड़ा है, मैंने जिस जगह पे उसको देखा है, मैं कोशिश करूंगा उस तरफ नहीं जाऊंगा। उस दिन भी उसने जमीनों में काम किया, जानवरों को चारा डाला, सारे काम करने के बाद जल्दी से उसने कहा शाम का अंधेरा होने से पहले पहले मैं यहां से निकल जाऊं, क्योंकि अब वो वहां पे रुकना नहीं चाहता था। उसके दिल में खौफ आ गया था। और उसके बाद उसने अपनी रूटीन ही बना ली। जैसे ही अंधेरा होने वाला होता, उससे पहले पहले ही वो अपने सारे काम मुकम्मल कर लेता और अपने घर चला जाता। हाँ, जब कभी उसको टाइम मिलता तो मोहन दिल ही दिल में दुआ करता कि इसकी आत्मा को शांति मिले। वो उससे ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। उस कन्या ने अपने घर वालों से, शौहर, सास, ससुर से बदला लिया, किस हद तक लिया, इससे कोई वाकिफ नहीं था। लेकिन मोहन की जिंदगी में वाकया ये यादगार वाकया रहा कि उसने अपनी आंखों के सामने एक आत्मा को खड़े हुए देखा था, जो उससे बहस कर रही थी कि तुमसे पहले ये मेरी जमीन थी और मैं इसी जमीन पे रहती थी। उस वक्त तक वो समझ नहीं पा रहा था ये औरत क्या जुमले बोल रही है, लेकिन जो बुजुर्ग ने वाकया सुना दिया था उस कन्या का, तब उसको एहसास हुआ था वो क्या कह रही है। उसके बाद भी अपनी जमीनों पर रहा मोहन, सारा कुछ करता रहा, लेकिन दोबारा उस औरत से उसका पाला कभी नहीं पड़ा। जब उन्होंने मुझे कहानी भेजी और मुझे कहा बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछेंगे आत्मा के बारे में, मैंने कहा मैं इसका पहले भी कई दफा जवाब दे चुका हूं, दोबारा से आखिर में एक दफा जवाब दे दूंगा। मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से हर मजहब का एक अपना कॉन्सेप्ट है। एज ए मुसलमान तमाम जो रूहें होती हैं, आत्मा मतलब रूह, जो रूहें होती हैं वो सब आलम बरज़ख में चली जाती हैं। लेकिन इंसान का हमजाद जो सेम उसी इंसान की शक्ल का होता है, पैदा भी उसी दिन होता है, उसी लम्हे, उसी मिनट, उसी सेकंड होता है शैतान के यहाँ। सेम आपकी कॉपी का एक जिन शैतान पैदा होता है जो बिल्कुल सेम आपकी तरह का होता है, जिसको हमजाद बोलते हैं। और जितनी जगहों पे मरने के बाद नजर आया कि वो तो मर गया है, तो ये सामने कौन खड़ा है, उसकी रूह है, वो रूह नहीं होती, वो उसका हमजाद होता है। और हमजाद ही बदला लेने के लिए बेचैन होता है। तो वहां पे उसको खड़ी हुई जो रूह नजर आई थी वो असल में आत्मा या रूह नहीं थी, वो उस औरत की हमजाद थी। सो ये कहानी थी जो मुझे भेजी और एज इट इज़ मैंने कहानी भेज दी। कल से जी इंशाअल्लाह ताला उसी तरह कहानियों का सिलसिला भी जारी रहेगा आगे। और इस जुमे को जो मैं लाइव शो करता हूं, जुमे को इंशाअल्लाह लाइव शो भी होगा। आपके जितने भी सवालात हैं वो आप तैयार करके रखिए। 9 से 2 बजे पाकिस्तान के टाइम रात के 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, हो सकता है इस दफ़ा मैं 1.5 घंटा लाइव कर लूँ, 10:30 बजे तक इंशाल्लाह मैं लाइव शो करूँगा। आपके जितने भी सवालात होंगे उनका जवाब दूंगा। सेम यही नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप की मुझे स्टोरीज भेजते हैं, +9231365550, रिपीट करता हूँ, +9231365550। इस पे आप मुझसे सवाल भी पूछ सकेंगे, लाइव शो में आके भी सवाल पूछ सकते हैं, और इसी पे ही आप मुझे अपनी स्टोरीज भी भेज सकते हैं। वो वाकया जो आपने सुना है, आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हुआ है, आपके किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, आप मुझे वो कहानी लिख के भेजिए या मुझे वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप पे भेजिए, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन जब आप कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें, आखिरी लफ्ज़ आपने STORY, स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में, सीन टे वाओ रे छोटी है, लाजमी एक लफ्ज़ लिखना है। आखिरी लाइन जो होनी चाहिए, आखिरी लफ्ज़ जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्टोरी। वो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी लफ्ज़ स्टोरी लिखा होता है उसको सबसे पहले ओपन करता हूँ और उसको नंबर दे के सेव कर लेता हूँ। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की आपके अपना स्टोरी से मज़र मिले को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।